आज मैं आपको जिनसे रूबरू कराने जा रही हूँ उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम ज़ुबान पर आते ही जहन में एक बेदाग ईमानदार छवि अपने आप उभर जाती है। उनका काम बोलता है और उनका काम ही उनकी पहचान है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ आपको आपकी मिट्टी बुलाती है, कहती है आ अब लौट आ, बहुत फ़र्ज़ पूरे किए तूने, मेरा भी कुछ कर्ज़ है, आके उतार जा। अलवर की मिट्टी से जब ये पुकार उठी तो एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे आईपीएस महेश भारद्वाज जी वीआरएस लेकर लौट आए अलवर एक नया सफ़र शुरू करने के लिए। अब यहाँ से उनका सफ़र कैसा रहेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर, अलवर ने आपको बुलाया, 20 साल आपने दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दी, 4 महीने आपका सेवा काल ख़त्म होने में बाकी थे, आप वीआरएस लेकर यहाँ पर आए। जनता की सेवा सर आपने पहले भी की है और अब आपने स्थायी तौर पर जनता की सेवा करने के लिए अपना मन आपने बनाया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको राजनीति एक बेहतर विकल्प लगता है जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने का? देखिए, मैं सरकारी सेवा में जाने से पहले एकेडमिक्स में, जर्नलिज्म में, ये सब सोशल सर्विसेज में मैं रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सरकारी सेवा भारतीय पुलिस सेवा में काम किया और मैंने बहुत स्टेजेस पर देखा कि सरकारी सेवा में जो कैनवास मिलता है एक व्यक्ति को, एक पुलिस ऑफिसर को, उसकी अपनी सीमाएं होती, मर्यादाएं होती हैं। तो मैं बहुत समय से, ये आज की बात नहीं है, मैं बहुत बरसों से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई बड़ा कैनवास चाहिए। तो मैं उसी को जानने समझने के लिए पिछले 15 साल से मैं अलवर में विभिन्न तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक भी, जो सरकारी नौकरी में रहते रहते जो संभव था वो मैं करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे लगा कि एनफ इज़ एनफ, अब टाइम हैज़ कम, अब और देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीआरएस लेने का डिसीजन किया। आज मेरा तीसरा दिन है। मैं सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा चुका हूँ। सर, आपने ये अभी हाल ही में कहा कि जो भी पार्टी देश हित, जनता के विकास को लेकर साथ में चलती है, आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे। मौजूदा वक्त में आपको किस पार्टी में ये खूबियाँ नज़र आती हैं? देखिए, पिछले जो कुछ सालों से देश में जो दिशा है, जो धारा है, जो जिस तरीके से ओवरऑल एक सर्वांगीण विकास की राजनीति, पहले इस देश में बहुत जातियों की राजनीति हुई, बहुत दूसरे तरीके के भी हथकंडे अपनाए गए, लेकिन अब एक समग्रता, सबको साथ लेके चलने की जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि वो दिशा ठीक है। और उसमें जहाँ जहाँ जिस राजनीतिक दल का जो योगदान है, सहयोग है, वो कर रहे हैं। सर, अब तक किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया है ये जानने के बाद कि आप राजनीति में आने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कभी से काम करता रहा हूँ, क्योंकि सरकारी अफसर होने के नाते जो पार्टी इन पावर होती है, हम लोग उनकी पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारी किसी ज़माने में हुआ करता था, ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल हुआ करता था, लेकिन वो इंदिरा जी ने इमरजेंसी के ज़माने में ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड बना दिया। अब तो ब्यूरोक्रेसी मोर और लेस जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करती। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों के सभी लोगों को के संपर्क में हूँ, बहुत सालों से संपर्क में हूँ, और सभी के बारे में अब एक एनालिसिस करके, एक मूल्यांकन करके मैंने अपना एक मन बना लिया है, जिसका खुलासा मैं समय पर करूँगा। सर, आपको लगता है मौजूदा वक्त में राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है, नेताओं को खुद को बदलने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसमें जिस क्वालिटी का राजनीतिक नेतृत्व
जो नीचे लेवल पर है, जो स्थानीय लेवल पर है, जो राज्य के लेवल पर है, मुझे लगता है उसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति एक माध्यम है समाज को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। राजनीति अपने आप में इट्स नॉट एन एंड, ये नहीं है कि राजनीति ही सब कुछ है, नहीं, राजनीति तो एक चीज़ों को आगे बढ़ाने का, समाज को दिशा देने का, राष्ट्र को दिशा देने का, और जो हमारे जो आवश्यकताएं हैं उनको आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। लेकिन जो वैसे दिखने में सरकार ये सब काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार से ज़्यादा बड़ा काम, यानी कि जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी मशीनरी से बड़ा काम राजनीतिक दल करते हैं, जनता के नुमाइंदे करते हैं। इसलिए ये काम मैंने सोचा कि हमको राजनीतिक नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि या राजनीतिक में सीधे से आना चाहिए। सर, राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब युवा हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं हो सकता, लेकिन युवा का मतलब है कि जब हमारे संविधान में 25 साल का एक उम्र रख दिया है कोई भी राजनीतिक पद के लिए, कहीं 25 रखा है, कहीं 35 रखा है, कहीं 30 रखा है, अलग अलग जब उम्र रखा है तो संविधान निर्माताओं ने ठीक उम्र के रखा है। और उम्र का अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। किसी ज़माने में कम उम्र में लोग चले जाते थे, अब तो 60, बहुत सारे प्रोफेशन 60 पर है। किसी ज़माने में 55 साल पर लोग रिटायर होते थे, फिर 58 पे रिटायर होने लगे, फिर 62 पे होने लगे, कुछ जगह 65 हो गया है, कुछ जगह तो 70 साल भी हो गया है। तो इसलिए ये मिक्स चलना चाहिए। हमको बिल्कुल कोई कैटेगरी बनाकर कि ये काम सिर्फ युवा कर सकता है, या ये बीच की उम्र का कर सकता है, या एक बुजुर्ग कर सकता है, नहीं। जैसे परिवार में तीनों पीढ़ियां साथ मिलकर काम करती, ऐसे ही राजनीति में भी सभी तीनों पीढ़ियों को मिलकर चलना चाहिए, तभी देश का और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। पार्टी में अनुभव और जोश दोनों ही जो है बराबर से होने चाहिए। मैं खाली पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा समाज में भी, किसी भी बिजनेस में भी, किसी और दूसरे काम में भी एकदम इन एक्सपीरियंस युवा ले आएंगे तो उनको भी कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग थक चुके हैं उन्हीं को रखेंगे तो उत्साह कहाँ से रहेगा? इसलिए जहाँ उत्साह की ज़रूरत है वहाँ युवा लाइए, जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वहाँ तजुर्बेकार जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जो एक सेंसिबल संजीदा डिसीजंस ले सकते हैं, जैसी सिचुएशन हो। इसलिए सब तरीके के लोगों के लिए राजनीति में जगह होनी चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आमतौर पर जब हम लोग किसी शॉप पर कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी बहुत मैटर करती है हमारे लिए कि हमें ये पसंद है कि ये और ये पसंद नहीं है। लेकिन जब हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हम कैंडिडेट नहीं देखते, लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है कास्ट और उनका धर्म। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि सैद्धांतिक तौर पर मैं समझता हूँ कि हमको 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, हम अमृत काल में जी रहे हैं। हमको जातियों से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सालों तक देश की राजनीति में जातियों के आधार पर राजनीति होती रही। बहुत लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते यहाँ के लोगों को जातियों में बांट के रखा। अब मुझे लगता है कि हमको ये सब चीज़ों को पीछे छोड़कर एक सबको साथ लेकर, जाति को पीछे छोड़िए, राष्ट्र को आगे रखिए, उसमें आप जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर, आप इस नए सफ़र में क्या विज़न के साथ आए हैं? विज़न तो ये है कि मुझे लगता है कि हम, जहाँ तक मैं अलवर की बात करूँ तो मुझे लगता है मैं अलवर में मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पर जब जिस ज़माने मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था तब न सड़क था, न पानी था, न बिजली था, न पोस्ट ऑफिस था, न डिस्पेंसरी था, कुछ नहीं था। और वो गांव दिल्ली शहर से, हमारे देश की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर नहीं है। मुझे लगता है कि हम NCR में हैं। दिल्ली जैसे शहर में मैंने 30 साल नौकरी किया है, मैंने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है। हम लोग बहुत पीछे हैं और उसके लिए प्रशासन तो वही ऑल इंडिया सर्विस, वही स्टेट सर्विस, वही IAS IPS ऑफिसर यहाँ हैं, वही वहाँ हैं। राजनीति
राजनीतिक नेतृत्व है उसको मुझे लगता है कि और वाइब्रेंट होना चाहिए। इसको एनसीआर की तर्ज पर अलवर का विकास करने के लिए कदम से कदम मिला के चलने के लिए एक राजनीतिक नेतृत्व बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी ये सब काम कर रही है, लेकिन आज ये बात सही है कि किसी ज़माने में समाज सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, एक ऐसा वो हो गया है, माध्यम हो गया है जो जीवन के सभी पक्षों को, शायद ही जीवन का कोई पक्ष ऐसा है जिसमें राजनीति ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। और ये बड़ा अफसोस की बात है कि हम बच्चों के स्कूल बेस्ट स्कूल देखते हैं, हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल देखते हैं, कोई बच्चों के लिए रिश्ते करते हैं तो सबसे बेहतर देखते हैं, कुछ और किसी कॉलोनी में रहना हो तो अच्छी कॉलोनी में रहना चाहते हैं, ट्रेन हो बस हो कोई भी चीज़ में हम सब बेहतर से बेहतर देख रहे हैं। तो जो राजनीति आपके जीवन के सारे पहलुओं को छू रही है, जो आपको पूरी तरह आच्छादित कर रही है, जिस राजनीति से आप कोई भी समाज का कोई तबका कोई व्यक्ति अछूता नहीं है, उसमें क्वालिटी क्यों नहीं ला पा रहे? क्यों पॉलिटिकल पार्टी जिस किसी कैंडिडेट को दे देती है उसको हमें मजबूरन चुनना पड़ता है? अब समय ये आ गया है और पार्टियों ने भी इस बात को समझ लिया। उन्होंने समझा है कि कभी कभी उनसे कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हो जाती है, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं सेलेक्ट कर पाते, इसलिए पार्टियों ने आजकल सर्वे का एक तरीका अपनाया। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी नेशनल पार्टी सर्वे कराती हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके इस कार्यक्रम के थ्रू मैं अलवर के पूरे अलवर ज़िले के मतदाताओं से, जागरूक लोगों से एक अनुरोध करता हूं, एक अपील करता हूं कि आप किसी के थोपे हुए कैंडिडेट को मजबूरी ना समझें, फेट अकम्पली ना समझें। आप खुद मुखर होकर राजनीतिक पार्टियों को बताएं कि उनको कौन कैंडिडेट चाहिए। पार्टियां नहीं तय करें, आप तय करें। आप बताएं लोगों को कि हमको ये नुमाइंदा, हमारे लिए जनप्रतिनिधि ठीक रहेगा। पार्टियां तो आ ही रही है आपसे पूछने के लिए, उन्होंने तो मान ही लिया है कि बिना सर्वे के टिकट देना ठीक नहीं है, इसलिए वो सर्वे करते करते घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन कैंडिडेट ठीक रहेगा, आप बताइए कौन कैंडिडेट ठीक होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आपसे पूछ ही रही हैं तो लोगों को थोड़ा आगे बढ़कर एक कदम आगे एक्स्ट्रा माइल चलकर लोगों को बताना चाहिए, और तब जाकर हम अच्छे क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव, बेहतर कैंडिडेट्स का ले पाएंगे और अच्छे जनप्रतिनिधि हो पाएंगे। सर, इन दिनों कई ब्यूरोक्रेट जो हैं वो राजनीति की तरफ रुख करना चाहते हैं, कई कर चुके हैं, इसके पीछे आप क्या? इसको मैं सामान्य तौर पर तो ये कहूँगा कि एक दौर होता है। किसी ज़माने में सिनेमा के लोग आते थे, किसी ज़माने रॉयल फैमिलीज़ के लोग आए थे 71 में, किसी ज़माने में बिजनेसमैन आए थे। अब क्या हो गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरी में जो काम कर चुके हैं, जो सरकारी सेवाओं में रह चुके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मशीनरी तो वही है सब काम कराने के लिए। अब मैं इसमें दो सिचुएशन देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं जनता मुझे मौका देती है, कोई पार्टी मुझे मौका देती है, तो एक मैं किसी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के पास जाऊंगा, तो ये एक इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिला प्रशासन के लोग उस बात को सुनकर मुझे घुमाने फिराने, दाएं बाएं की बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ के लोगों की बात को जिस तरीके से उठा के प्रदेश स्तर पर या देश के स्तर पर रख पाऊँगा, वो क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, मैंने यहाँ का प्रशासन देखा है, मुझे कोई दाएं बाएं कोई बहाना नहीं लगा सकता। इसलिए लोगों को यदि अपने काम कराने हैं, लोगों को अपना हक लेना है, तो ऐसे आदमी को चुने जो प्रशासन को साथ में लेकर उसको गाइड कर कर, उसको मोटिवेट कर कर, उसको एडवाइज कर कर लोगों के काम करा सके, जो डिलीवर कर सके। जिसको काम ही नहीं आता वो क्या करवाएगा? उसको एक सरकारी बाबू घुमा देता है, वो कोई और एप्लीकेशन ले लिया, ये
मुझसे कम से कम कोई, मेरे जैसे व्यक्ति से कोई इस तरीके की चीज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे जैसे लोगों का सब ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे? उनकी भी जगह है, लेकिन कुछ लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऐसे लोगों को, जहाँ पार्टियाँ समझती है कि यहाँ पर हमको सरकार से आए हुए आदमी चाहिए, यहाँ हमको राजनीतिक दल से आया हुआ आदमी चाहिए, यहाँ हमको किसी संगठन से आया हुआ आदमी चाहिए, उस हिसाब से उस अनुपात में कहीं कहीं एक आध दो चार पांच लोगों को, सरकारी लोगों को, ये आप देश में भी देख रहे हैं हो रहा है, प्रदेश में भी देख रहे हैं, तो जिले में भी होना चाहिए। सर, राजनीति में पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कभी कभी इतने ज़्यादा अपशब्द कहते हैं जो मर्यादा के बाहर होते हैं, सीमा के बाहर, राजनीति के इस गिरते स्तर पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब आप भी इसी राजनीति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और हो सकता है आपको भी ये सब कुछ फेस करना पड़े। मैं ऐसी छिचोरी, गंदी और ओछी राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं स्वच्छता लाने के लिए, कुछ सचमुच में कुछ करने के लिए, कहने को तो सब कहते हैं सचमुच में, लेकिन मैं पिछले 10-15 साल से कोशिश कर रहा हूँ राजनीति में आने की, तो नौकरी से मोह मेरा कभी नहीं था। तो इसलिए मेरे में एक अर्ज है, एक भावना है, मैं चाहता हूँ, सचमुच में चाहता हूँ कि लोग जिस तरीके से, जो मुश्किलों में लोग जी रहे हैं, अलवर जैसे शहर में यहाँ पर जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, सरेआम लूटा जा रहा है, कहीं कुछ अपराध हो रहे हैं, कहीं गोली चलाई जा रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, तो हमारे इस तरीके की न तो भाषा के लेवल पे, न क्राइम के लेवल पे इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। इसलिए राजनीति को साफ होना चाहिए, और राजनीतिक, चूँकि पॉलिटिशियन मार्गदर्शन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो वहाँ पर साफ और सुथरे लोग होंगे, तभी वहाँ पर राजनीति की हम स्वच्छता की कल्पना कर सकते हैं। सर, 20 साल सर आपने दिल्ली में काम किया है, केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही जो है थोड़े वक्त पहले अपने 9 साल पूरे किए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार देश को सही दिशा में लेके जा रही है, उनकी नीतियाँ सही हैं? ये आपका सवाल से ही जवाब है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप सवाल ही नहीं पूछते। तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि देश किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि देश की दिशा और धारा किधर है। हम लोग उन्नति के रास्ते पर हैं, और सचमुच में, कहने के लिए नहीं, सचमुच में भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, रहेगा, रहेगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल अभी भारत को आप कहाँ पर खड़ा पाते हैं? भारत संभावनाओं का देश है। भारत में पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। यहाँ क्या नहीं है जो इसको सुपर पावर, दूसरी, तीसरी, चौथे लेवल की अर्थव्यवस्था या शक्ति, हम लोग को क्यों नहीं, हम 130, 35, 40 करोड़ लोग हैं, हमारा क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व है? ऐसी मोनोपोली क्यों की हुई है? और कब तक करते रहेंगे? कब तक हमको दूर रखते रहेंगे? कब तक हमको ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट की बातें कह के लोग डराते रहेंगे? अब हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व मुखर है, और वो अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा रहा है, और अब दिन दूर नहीं, भारत का स्थान देश के, दुनिया के दूसरे तीसरे राष्ट्रों में आने वाला है। सर, अगर मैं अब अलवर की थोड़ी सी बात करूं, तो अलवर में आप खुद ही, आपको 3 दिन हुए सर, 3 दिन में आपने कितनी सारी आपराधिक घटनाएं यहाँ पर देखी? रेप, गैंग रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस वक्त यहाँ पर पूरे राजस्थान में आम हो चुकी हैं। कहाँ पर आप इसको फेलियर मानते हैं? मैं हैरान हूँ कि इस हमारे अलवर को क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले बानसूर में गोली चला के चले गए। अभी कल मैं देख रहा था कि हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके भाई को कोई धमकी उमकी मिल रही है। कुछ दिन पहले थाना गाजी में इस तरीके से जिस तरीके से महिला के साथ में दुष्कृत्य हुआ है, जैसा रामगढ़ में जिस तरीके की सिचुएशंस हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें प्रशासन तो है ही, प्रशासन की तो नाकामयाबी है ही,
लेकिन हमारे प्रबुद्ध जागरूक लोगों का भी उसमें कहीं न कहीं शिथिलता है। हम सब लोगों को आकर इस अलवर को एक ऐसा साफ स्वच्छ और ऐसा शहर बनाना है कि ये राष्ट्र में, पूरे देश में मिसाल हो कि अलवर ऐसा होना चाहिए। सर, आपने कई साल जैसे पुलिस में काम किया है, पुलिसिंग आपने करी है, सफल रहा आपका सर वहाँ पर वो सफ़र। क्या कमी आप पाती हैं कि यहाँ पर ये सारी घटनाएं एक घटना का जो है अपने अंजाम तक पहुँच नहीं पाती कि दूसरी पुलिस वालों के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते? देखिए, वैसे तो ओवरऑल पूरे देश में जहाँ पर चीज़ें कम हैं, पाने वाले लोग ज़्यादा हैं, संसाधनों की कमी है, तो ये तनाव, संघर्ष आने वाले समय में बढ़ने की संभावना हो रही है। लेकिन यदि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारे लोग, खाली आप प्रशासन की तरफ भी नहीं देख सकते, हम नागरिकों को भी, लोगों को भी अपना योगदान देना होगा और सक्रिय होकर देना होगा, तब जाकर हम इसको वो कर पाएंगे। कमियां तो ढूंढने लगेंगे तो बहुत कमियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी भी कमी नहीं है कि यदि इच्छा शक्ति ठीक हो, प्रशासन मजबूत हो, तो मुझे लगता है कि अलवर में ये घटनाएं हो जरूर रही है, लेकिन इनको देर होते क्या देर लगती है। 1-2 दिन में प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए, ये अपराधियों को यूपी में हो नहीं रहा है क्या? जिस यूपी के बारे में ये कहा करते थे कि वहाँ पर मतलब जहाँ अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा था, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। तो हम लोग यूपी से दूर थोड़ी हैं, अलवर तो यूपी और अलवर तो साथ में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यूपी से जो विकास, जो भय मुक्त, जो अपराध मुक्त होने का जो सपना है, वो सबसे पहले अलवर से शुरू होना चाहिए। उसके लिए हम तैयार हैं। सर, नूह का जो मामला हुआ वो हम सबके सामने है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है वो हिंसा फैली। ऐसी सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए? इसमें ये काम प्रशासन का है। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ 5-7 सालों में आप देखें, इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हो रही। मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, पहले बीच कहाँ कोई घटनाएं नहीं हो रही। पहले आए दिन दंगे होते थे, यूपी में भी होते थे। अब ये प्रशासन यदि चुस्त दुरुस्त हो जाएगा तो हम दिल्ली के भी नज़दीक हैं, यूपी के भी नज़दीक हैं, हम लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को, ये मुश्किल नहीं, हमने करके देखा। दिल्ली जैसे शहर में मैंने पुलिसिंग किया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ भी बहुत आसानी से संभव है। एक कोई ठीक से विजन, एक दृष्टि आपको चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कराने वाला चाहिए। सर, मणिपुर में कथित न्यायोत्तर हत्याओं की जांच के लिए आपको सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया गया था। आपने काफ़ी काम भी किया और इस वक्त आप सर देख रहे हैं कि 80 दिन हो गए हैं, मणिपुर हमारा जल रहा है। क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं वहाँ पे हालात जो है वो काबू में आए? देखिए, मणिपुर वैसे तो ये एक ऐसा विषय है मेरे, उसमें मैं सीबीआई की तरफ से मणिपुर में काम कर चुका हूँ। मैं बहुत बार गया हूँ। वहाँ के जो पहाड़ी और तराई के जो लोग हैं, मैतीज, कुकीज़ हैं, उनके डिफरेंसेस को मैं जानता हूँ। इसलिए वहाँ समस्या बहुत पुरानी थी, काफ़ी दिनों से ठीक हो गया था। बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन लिया था वहाँ के एनकाउंटर्स को। अब आके वो प्रॉब्लम थोड़ा फ्लेयर अप हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ वो रहा है जो होना नहीं चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण, हम सब लोग इस देश के वासी हैं, सबके अपने हक है, तो इसलिए ये होना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें, जिन कुछ शरारती लोगों ने इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट की है, अब धीरे धीरे सरकार चुस्त दुरुस्त हो गई है, तो वो चीज़ें काबू में आ जाएंगी। सर, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी जब आपने वहाँ पे इतनी बार विज़िट किया? दोनों सब वो उसको आप वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वहाँ सिचुएशन इस तरीके का। लेकिन मैं मणिपुर को बहुत करीब से वहाँ की राजनीति भी जानता हूँ, समाज का भी फैब्रिक जानता हूँ। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले इससे भी ज़्यादा ख़राब हालात हुआ करते थे किसी ज़माने में, बीच में बहुत शांति रही। हम भी जब जाया करते तो लोग कहते थे, जिस शहर में, जिस इम्फाल में आप ऐसे स्वतंत्र घूम रहे हैं, आप याद कीजिए 10-15 साल पहले क्या होता था। तो मैं बहुत आशावादी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ सिचुएशन नॉर्मल जल्दी हो जाएगी।
सर, एक साल आपने संयुक्त राष्ट्र संघ पुलिस के लिए पूर्वी यूरोप में अपनी भारत सरकार की तरफ से सेवाएं दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग रहा था और क्या अंतर पाते हैं आप यहाँ के काम करने के तरीके में? और इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ पुलिस जिसके लिए मैंने काम किया, वहाँ 51 देशों की पुलिस के लोग जाते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सरकारों से, सभी राष्ट्रों से, सभी देशों से पूछते हैं कि आप अपने लोगों को हमारे यहाँ भेजिए। बहुत बड़े बड़े मुल्क वहाँ 10, 20, 50 लोग भेजते हैं। हिंदुस्तान से 300, 400, 500 पुलिस ऑफिसर हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिशंस में जाते हैं, अशांत क्षेत्रों में जाते हैं। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जो जवाबदेही है, जो उनका उनसे एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो भारत से उम्मीद रखता है, उसको पूरा कर रहा है। और वहाँ पर अपने लोगों को, अपने पुलिस अफसर को, अपनी आर्मी को जब जब यूएन को ज़रूरत पड़ती है वो भेजता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब यूएन को ज़रूरत पड़ती है, हम सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर देते हैं। जॉर्डन और एक आध कंट्रीज़ के बाद में हमारे कॉन्टिजेंट सबसे बड़ा होता है। फिर हमको यूएन में क्यों नहीं परमानेंट सीट मिले? जब आपको ज़रूरत है तो हम आपकी यूएन की सेवा के लिए, यूएन की सहायता के लिए हम सूडान में खड़े हैं, हम कोसोवो में खड़े हैं, हम यूगोस्लाविया में खड़े हैं, हम बोस्निया में खड़े हैं, हम इजराइल में खड़े हैं। सब जगह यूएन हमको बुलाता है, हम जा रहे हैं। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट देने की बात आती है, हमारी हिस्सेदारी देने की बात आती, तब हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता। ये ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए और चलेगा भी नहीं। सर, 4 साल आपने साथ में ही अंडमान निकोबार और मिजोरम की बहुत सारी कठिन जो जगह रहती हैं वहाँ भी काम किया। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे ये राष्ट्र बड़ा मतलब हमारा देश सचमुच में गुलदस्ता है। अंडमान में अलग चीज़ है, पौंडीचेरी में अलग चीज़ है, मिजोरम में अलग है, मणिपुर में अलग है, दिल्ली में अलग है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। ऐसे गुलदस्ते का एक फूल मैं भी हूँ। और मैं वो सब तमाम देश विदेश का जो तजुर्बा है उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले, भले ही कोई मुझे संकुचित विचार का कहे, मैं सबसे पहले अपना तजुर्बा, अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा, अपना अनुभव अलवर के उत्थान और विकास के लिए करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई मुझे संकीर्ण कहे तो मैं एक बार संकीर्ण होने का वो भी सहने को तैयार हूँ। सर, वहाँ जब आपने काम किया उस दौरान आपको किस तरीके के चैलेंजेस आते थे जिन्हें सर आप हैंडल करते थे? देखिए, सोसाइटी, समाज तो, ह्यूमन बीइंग तो सब जगह एक से ही हैं। उनकी मानसिकता भी मोरलेस एक ही है। ईश्वर ने जो हमारा सिस्टम बनाया सोचने का, खाने पीने रहने के तरीके तो सब एक ही हैं। बस वो डिफरेंट परिवेश में चीज़ें बदल जाती है और अलवर कोई उनसे डिफरेंट नहीं है। इसलिए वो सब एक्सपीरियंस को मेरा मन है, यदि मुझे मौका मिलेगा, यहाँ की जनता यदि मुझे मौका देगी, यहाँ के लोग यदि जिनके बारे में मुझे कोई वो नहीं है, मैं अलवर का नागरिक हूँ। अलवर के लोगों की विवेकशीलता, उनकी जागरूकता को मैं ठीक से समझता हूँ। वो इस बार, अब तक हुआ जो हुआ, इस बार सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और राजनीतिक दलों को अपना सुझाव आगे बढ़कर देंगे कि उनको कौन आदमी, उनका नुमाइंदा, उनका जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए। सर, पानी पर राजनीति को आप पार्टियों का कितना सही मानते हैं? क्योंकि अलवर की, राजस्थान की मैं कहूँ तो कई इलाकों की आज भी पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ARCP को लेके और भी कई पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका एक गेंद इस पाले में तो एक गेंद उस पाले में। लेकिन अगर हम अपने अलवर की बात करें सर, अलवर आज भी प्यासा है। मतलब ये इसमें पानी को लेकर राजनीति मत कहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपने लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे। और वो तो तब है जब पानी की कमी नहीं। अभी मैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में रहा हूँ, तो यमुना जिस तरीके से
यमुना जी, यमुना बाज़ार तक में, रेलवे स्टेशन तक, ISBT के बस स्टैंड तक, कहाँ कहाँ पानी चला गया। सिर्फ़ और सिर्फ पानी के मैनेजमेंट का सवाल है। मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। पानी आसपास में बहुत जगह बहुत पानी है, कहीं पर सूखा है। जहाँ सूखा है वहाँ पानी लाइए ना। ईस्टर्न कैनाल को क्यों रोक के रखा हुआ है, उसको जल्दी लाइए और यहाँ रिजर्वायर बनाइए। सिलीसेड में बहुत संभावना है। आसपास में हमारे अलवर तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रिजर्वायर बनाए, यहाँ पर बांध बनाइए, जगह जगह पे बांध बना के पानी रोकिए। अंडमान में तो कहीं से पानी नहीं आता, वहाँ तो बारिश का पानी इकट्ठा करके साल भर के लिए रखा जाता है और उस पानी की सप्लाई होती। ऐसी पहाड़ियाँ, जैसी पहाड़ियाँ अलवर में हैं, वैसी तो अंडमान में इतनी ऊंची पहाड़ियाँ भी नहीं है। पहाड़ियों के बीचों बीच हमको कोई पुरानी चीज़ों पर कब तक चलते रहेंगे। एक सिलीसेड ले लिया, ये 2-4 चीज़ें ले ली, नहीं। हमको कोई न कोई जयसमंद लिया, सिलीसेड लिया, नहीं। हमको और भी नई जगह छांट कर देख कर वहाँ पर पानी का संग्रह करना चाहिए और वहाँ से पानी की सप्लाई। पानी वेस्ट हो रहा है और लोग प्यासे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं बेचारी मटके लेके घूम रही हैं, कहने को हम NCR में हैं और पानी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अब पूरी तरीके से आप राजनीति में आने का अपना मन बना चुके हैं। आने वाले समय में पता चल भी जाएगा कौन सी पार्टी आप सर ज्वाइन करने वाले हैं। अगर आपको सर टिकट मिलता है, जिस भी पार्टी से आपको मिलता है, तो सबसे पहले सर आप क्या अलवर की या ज़िले की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रहेंगी जो मेन, जो 2 तो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, उन पे आप काम करना चाहेंगे? ऐसे तो हम बीच बीच में सब पे बात करते रहें, लेकिन मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपराध ख़त्म होने चाहिए। यहाँ के आदमी को भय ख़त्म होना चाहिए। अपराध ख़त्म हो, भय ख़त्म हो, नंबर 1। नंबर 2, पानी के लिए त्राही त्राही नहीं करना पड़े। पानी समुचित मात्रा में सबके पास जाए। बिजली में अभी अलवर में 2-3 दिन से हूँ, बीच बीच में बार बार कट हो रहा है, बिजली का कट हो रहा है। भाई इस तरीके से कहने को आप अलवर में बैठे हो, इतना बिजली क्यों जा रहा है? अभी तो इतने ऑल्टरनेट बिजली के, अब तो सोलर है, विंड है, बहुत सारे साधन हैं, फिर बिजली क्यों जा रही है? बिजली मिलनी चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन सरकारी हमारे जो कॉलेजेस हैं उनकी हालत देखिए। क्यों सरकारी कॉलेजेस, स्कूल अच्छे नहीं हो सकते? वो होने चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। तो चिकित्सा, सड़कें, ये सब, और सबसे ऊपर तो आपको बताएं, अलवर में टूरिज़्म, पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। सर, इसका इतना दुनिया में, हिंदुस्तान में ही ये टाइगर हैं। उनको देखने के लिए अमेरिकन रणथंभौर में जाके एक महीना ठहरा रहता है। अलवर में पर्यटन की बहुत, ये तो ऐतिहासिक नगरी है, पांडुकालीन नगरी है। मत्स्य क्षेत्र कोई महाभारत पुराणों में इसका उल्लेख है। यहाँ की संभावनाओं का पूरा विकास हो और पर्यटन से बहुत दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चल रही। बहुत सारे कंट्रीज तो वेनिस जगह में तो टूरिज्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। इटली, रोम, ग्रीस, यूरोप तो है ही पर्यटन के ऊपर। उनकी स्विट्जरलैंड सारा पर्यटन से चलता है। अलवर में बहुत संभावनाएं हैं। ज़रूरत है इनको संवारने की, तलाशने की और ठीक से व्यवस्थित तरीके से करने की। उसके लिए ऑफ कोर्स रिसोर्सेज होंगे तभी लोग आएगा। टूरिस्ट वैसे नहीं आएगा। आप उसको भय मुक्त वातावरण देंगे, किसी की जेब कट जाएगी, किसी के साथ अपराध हो जाएगा, अलवर कोई थोड़े आएगा, नहीं आएगा। आप उसको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दीजिए, अच्छी सड़कें दीजिए, रहने के स्थान दीजिए, सरकारी प्रोटेक्शन दीजिए और ऐसा एक वातावरण दीजिए। शहर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। कितना गंदगी है शहर में, ये नहीं होना चाहिए। इस शहर की सफाई ये वैश्य समाज का शहर है। सफाई, लक्ष्मी जी तो आती वहाँ पर, जब लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं तो पूरी सफाई करते हैं ना। घर की सफाई करते हैं दीपावली पे, जब पूजन करते हैं तो पूरी सफाई करते। तो शहर की सफाई क्यों नहीं हो सकती? शहर को भी साफ रखना है हमें। सर, गहलोत सरकार के अब तक के काम को, क्योंकि आप जब दिल्ली में बैठे थे तो भी आप देख ही रहे थे कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में मुझे ये कहना है
आप गहलोत साहब के लिए पूछिए या किसी और जनप्रतिनिधि के लिए पूछिए, हमारे विधान में 5 साल का समय दिया हुआ है। उनको 5 साल का समय दिया हुआ था, वो पूरा होने जा रहा है। अब सरकार का काम पूरा हो गया, अब जनता को देखना है कि उनका काम कैसा है, वो जनता तय करेगी और जनता अपना धीरे धीरे रुख बताने लग गई है। नया सफ़र शुरू करने से पहले कुछ है मतलब दिल और दिमाग के बीच में कि हाँ मुझे ऐसे करना है, हाँ मुझे जुनून है। मैं सचमुच में अपने लोगों को के जीवन स्तर में मैं सुधार करना चाहता हूँ। ये सचमुच मेरे दिल से अर्ज है। और अब हनुमान जी की तरह वो मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं अपना दिल खोल के दिखा दूँ, लेकिन आप विश्वास कीजिए, मैं सच्चे मन से किसी सुविधा के लिए, दिल्ली में मैंने सुविधा का ही जीवन जिया है, पूरा मैंने अच्छे से नौकरी किया है। और यहाँ तो राजनीति तो मुझे सब लोग कह रहे हैं, बहुत मेरे शुभचिंतक मुझे ये भी कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। अरे भाई मुश्किल है, जब यही सब कुछ है, जब सब कुछ राजनीति से ही होता है, सारा रास्ता राजनीति से जाता है, समाज का उद्धार कल्याण राजनीति से होना है, तो इसमें जब तक अच्छे लोग, बेहतर लोग, काबिल लोग नहीं आएंगे तो इस मुश्किल होते हुए भी मुझे आना चाहिए। और मैं और भी लोगों का आह्वान करता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ और इस देश को, राष्ट्र को और शहर को दिशा दें। सर अलवर भी आपको वापस यहाँ पर पाकर बहुत बेहद खुश है और आपका जुनून भी आपकी बातों से सर साफ दे रहा है, दिखाई कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सर एक चीज़ आती है, जैसा ही जुनून जब कई मैंने और नेताओं में देखा कि जो करना चाहते हैं वो उनके ऊपर से प्रेशर आता है, फिर वो जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके आगे भी एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन जो आपने पहले भी कभी सामना किया होगा वो देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे ही फेज़ में आप आ जाते हैं, आप करना चाहते हैं मगर आपको करने नहीं दिया जाता, तब आप क्या करेंगे? इसमें मुझे लगता है एक बहाना है। मैं तो सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ, जो सरकारी अफसर ये कहते हैं कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता, या जो पॉलिटिकल नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है उनको काम नहीं कराना आता। वो उनकी कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, इच्छा शक्ति ठीक हो तो सब कुछ हो सकता है। सर लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? ये आपका कार्यक्रम मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं और आपका भी एक योगदान रहेगा, इतिहास में दर्ज होगा कि अलवर की, ज़िले की, शहर की समस्याओं को आपने लोगों के सामने उठाया और उनको जो दबे हुए मुद्दे थे, जो हाशिए पर जो चीज़ें चल रही थी, उनको आप आगे लाएं, फोर फ्रंट पे लाए हैं। और आपके चैनल में जब जिस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं, इस प्रोग्राम में जिस तरीके की डिस्कशंस हो रहा है, तो अलवर का आदमी जो पहले से जागरूक है, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो और जागरूक होगा और मुखर होकर आगे बढ़कर वो राजनीतिक दलों को बताएगा कि उनका ये कैंडिडेट होना चाहिए और घर में बैठा नहीं रहेगा। एक बार आप बैठे रहे, एक बार आपको आके कहना है, उसके बाद तो आपका काम ख़त्म है। नहीं, आप क्या करेंगे, अभी चूक गए, अभी आप चुप बैठे रहे कि आपकी बला से कोई इलेक्ट हो जाए, आपको क्या लेना देना, कोई चुनाव लड़े, आपको मतलब नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप पुनः 5 साल पीछे जा रहे हैं। आपको आगे आएँ, सब लोग आगे आएँ, ये आपका शहर है, आपका ज़िला है, आपका प्रदेश है, आगे आइए, ज़रूर आगे आइए। ये मत सोचिए कोई और शुरुआत करेगा, आप ही शुरुआत करें और अपनी राय को अच्छे से रखें, राजनीतिक दलों को बताएं कौन आपको चाहिए। राजनीतिक दल आप ही के बात के हिसाब से चलते हैं, वो मुझे इसमें कतई कोई डाउट नहीं कि वो आपकी बात को तवज्जो तरजीह नहीं देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। सर अभी आपने ट्रैफिक पुलिस से ही वीआरएस लिया है, काफ़ी साल सर आपने वहाँ पर काम किया है। दिल्ली का ट्रैफिक हम सबको पता है, लेकिन अभी आपने 3 दिन में अलवर की ट्रैफिक में क्या देखा? बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बहुत अहम सवाल है। मैं तो ट्रैफिक पुलिस में बहुत नौकरी कर चुका हूँ। अलवर के लोग जब दिल्ली जाते हैं
तो बाकी जगह पर तो गाड़ियाँ दाएं बाएं होके चाहे जैसे चलाते हैं, दिल्ली में जाकर वो डिसिप्लिन होके गाड़ी चलाने लगते हैं। तो मैं अलवर में देख रहा हूँ ट्रैफिक डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। सड़क पर जिस तरीके से लोग चाहे जहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, चाहे जहाँ सड़क पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, सड़क पर चलने की जगह ही नहीं है, सब सड़कें घेरी हुई है लोगों ने। तो मैं ज़रूर जो मेरा ट्रैफिक पुलिस का एक्सपीरियंस है दिल्ली का, उसको आई नो हाउ टू डू इट, मैं जानता हूँ उसको कैसे किया जा सकता है। और अलवर का ट्रैफिक इससे बेहतर होना चाहिए। अलवर के लोग इससे बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हकदार हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। मोटरिस्ट को सड़क चलाने के लिए मिलनी चाहिए, सड़क पर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए, मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए, नई नई सड़कें बननी चाहिए, कुछ बाईपास बनने चाहिए। यहाँ की ट्रैफिक से ही तो आजकल ट्रैफिक तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, सब कुछ तो सड़क के ऊपर से जाया जाता है। और सड़क आपकी ठीक नहीं है, यातायात ठीक नहीं है, आप पहुंचने कितना समय, कितना ईंधन सड़क के ऊपर ख़राब होता है लोगों का। तो यहाँ की ट्रैफिक में बहुत गुंजाइश है सुधार की, और यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ के ट्रैफिक को वरीयता देकर, प्राथमिकता देकर ठीक करना चाहूँगा। सर, दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में जब देश की साख का सवाल होता है, उस वक्त सर आपने बेहद शानदार काम किया था यातायात व्यवस्था पर लेके। सर कैसे मैनेज करते हैं सर सब आप? मैंने बिल्कुल राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं खुद ट्रैफिक पुलिस में था, उसी टाइम में ट्रैफिक पुलिस में था। और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का मैं इंचार्ज था, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी जगह पे। हम हिंदुस्तानी सब कुछ कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वही अलवर के लड़के, अलवर ज़िले की कम से कम 1000 लोग दिल्ली पुलिस में काम करता है। ये लोग दिल्ली को सुधार कर सकते हैं, तो अपने शहर, अपने ज़िले का क्यों नहीं सुधार कर सकते? हम इन्हीं लोगों से यहाँ जब दिल्ली सुधार करवा सकते हैं, दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर करवा सकते हैं, कॉमनवेल्थ करा सकते हैं, अभी G20 हो रहा वो करा सकते हैं, तो अलवर का ट्रैफिक क्यों नहीं ठीक करा सकते? उनको सही मार्गदर्शन, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ IPS महेश भारद्वाज जी, जो लौट आए हैं अलवर, और वाकई में पूरे ईमानदारी के साथ, उसी बेबाकी के साथ, बेदाग छवि के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने वोट की ताकत पहचानिए, आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है और क्या मायने रखता है। अलवर की सूरत बदलने के विज़न को लेकर आए हैं वो। उन्होंने पूरी बातचीत में हमको बताया कि कहाँ कहाँ पर हमको सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ सुधार है लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी सारी गुंजाइश बाकी है। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।